दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और दोस्तों हमारी जो श्रृंखला चल रही थी हमारा राजस्थान पुस्तक की, उसी में आज अध्याय 4 की हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर काफ़ी उपयोगी है। तो कक्षा 6 की ये पुस्तक है जिसका अध्याय 4 आज हम देखने वाले हैं। तो इनको मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में ये मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोबारा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, नोट्स के रूप में आप इन्हीं को उतार लें। तो दोस्तों राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मानव की अगर हम बात करें तो मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में शुरू करता है तो वो क्या करता है, एक समूह में रहकर कार्य करने की बात करता है। और जहाँ पर उसके दिमाग में ये समूह में रहकर कार्य करने की बात शुरू हो जाती है, वहीं पर वो एकजुटता की स्थिति आ जाती है और एक नई सभ्यता का निर्माण होता है। और समय के साथ धीरे धीरे इसी प्रकार सभ्यता जो है वो विकसित होती रहती है। तो जैसे ये सभ्यताएं विकसित होती है वैसे ही समय के साथ ये नष्ट भी होती जाती है। तो समय के साथ जो सभ्यताएं विकसित होती रहती है, उन्हीं सभ्यताओं के आधार पर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जानकारी क्या है, वो उन सभ्यताओं के द्वारा छोड़ी गए कुछ अवशेष हैं जो हमें जानकारी के रूप में प्राप्त होते हैं। राजस्थान के अंदर भी ऐसी ही जानकारियों के रूप में कुछ सभ्यता स्थल जो है वो मिले हैं। और उन सभ्यता स्थलों के अंदर हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो उनके इतिहास के आधार पर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में जो वहाँ से उत्खनन सामग्री प्राप्त होती है, उस आधार पर हम क्या करते हैं, वहाँ की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ से कोई आवास के स्थल मिले हों, लकड़ी मिली हो, अनाज मिले हों, हड्डी या पत्थरों के कोई अवशेष मिले हों, अस्त्र शस्त्र मिले हों, कुछ उपकरण मिले हों, तो ऐसे वस्तुओं को हम देखकर, ऐसे साक्ष्यों को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो सभ्यताएं थी वो किस प्रकार की थी। तो जब हम सभ्यताओं की इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि अगर प्राप्त उपकरण पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक है तो इसका मतलब क्या था, वो प्रस्तर युग था। उसके बाद जब ताम्रकांस्य युग जो है वो प्रारंभ हुआ तो उसके अंदर हमने देखा कि ताम्र की जो वस्तुएं थी, कांस्य की जो वस्तुएं थी वो बनना प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार जब लोहे की वस्तुएं बनना प्रारंभ हो गई तो लोह युग प्रारंभ हो गया। तो ये इस तरह की जो सभ्यताएं हैं वो धीरे धीरे अस्तित्व में आई। तो प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल एकत्रित करता था, अपना पेट भरता था। तो उस समय उसने किसका निर्माण किया, उसने पत्थरों से ही कुल्हाड़ी का, गंडेसा का, छुरे का, इनका निर्माण किया। धीरे धीरे बाद में प्रस्तर युग से ताम्रकांस्य युग आ गया, उसके पश्चात लोह युग आ गया। तो ऐसे कई अवशेष जो है प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि मानव शिकार से, पशुपालन और कृषि कार्य से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सबसे पहले उसने शिकार करना प्रारंभ किया, फिर पशुपालन करना प्रारंभ किया, फिर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। तो पत्थर के स्थान पर उसने धीरे धीरे धातु के उपकरण बनाने शुरू कर दिए। और धातुओं के अंदर भी बात की जाए तो सबसे पहले जो तांबा है उसका प्रयोग उसने धातु निर्माण में किया। दोस्तों ताम्र सभ्यताओं के कई अवशेष मिले हैं, जैसे कि कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है, आदि कई जगह से ताम्र सभ्यताओं के जो अवशेष है वो भी प्राप्त हुए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन जो केंद्र थे वो कौन कौन से। दोस्तों जब हम सभ्यता के केंद्रों की बात करते हैं तो आप एक चित्र के माध्यम से, राजस्थान का ये चित्र है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आखिर वे कौन से केंद्र हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सभ्यता के कौन से केंद्र हैं। तो देखिए जब हम राजस्थान के इस मैप के देखते हैं हम, तो मैप के अंदर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कालीमंगा, पेलीमंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, सौथी, ये सुनारी, गणेश्वर, बैराट, दर, इसके अलावा रेड, नगर, नगरी, आहड़, गिलुंड, बागोर, तिलवाड़ा, ये कई सभ्यताएं हमारे यहाँ पर मौजूद थी। अगर हम बात करें कालीबंगा की, पीलीबंगा की, रंगमहल की, बड़ा पोल की, तो ये सब हनुमानगढ़ के अंदर है। बीकानेर के अंदर बात करें तो यहाँ पे सोथी सभ्यता मिलती है। वहीं पर झुंझुनू के अंदर सुनारी सभ्यता मिलती है। तो सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता और जयपुर के अंदर
बैराट सभ्यता मिलती है। बात की जाए भरतपुर की तो यहाँ से दर सभ्यता मिलती है। वहीं टोंक से रेड और नगर, और चित्तौड़गढ़ से नगरी। भीलवाड़े की बात की जाए तो यहाँ से बागौर, उदयपुर से आहड़, राजसमंद से गिलुंड और बाड़मेर से तिलवाड़ा जो सभ्यताएं हैं वो प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र के रूप में जानी जाती है। आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा की। कालीबंगा की जब हम बात करते हैं तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में दृष्टदती और सरस्वती नदी घाटी के अंदर ये जो अमलानंद गोष्ठी है उनके द्वारा इसकी जो खोज है वो की गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी पुरास्थल जो है वो खोजे गए थे और इनमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों घग्गर नदी के किनारे एक जो स्थल खोजा गया जिसका नाम है कालीबंगा। बाद में इसकी खुदाई की गई बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा, और खुदाई के अंदर कई प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं अगर हम बात करें तो यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उन अवशेषों के अंदर यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। और ये जो नगर था इस नगर में मकान में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकान में 4-5 जो बड़े छोटे कमरे थे, गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की नालियाँ थी। इसके अलावा यहाँ पर चबूतरे भी मिले हैं और चबूतरों पे अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर धार्मिक कार्यों का भी आयोजन किया जाता था। जो वेदियों के रूप में हमें अग्निकुंड मिले हैं इससे साफ पता चलता है। वहीं पर एक और टीला जो यहाँ पे उत्खनन में प्राप्त हुआ, उस टीले के अंदर जो चीज़ें मिली उसमें सबसे पहले तो दुर्ग के अवशेष जो है वो वहाँ पर मिले, और यहाँ पर कालीबंगा की नगर योजना के बारे में पता चला जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई गई। इस क्षेत्र में जो नगर की प्राचीर है उस नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जोती हुई जो खेत है, जुते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और यही एकमात्र है सभ्यता जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ खुदाई के अंदर गायों के मुख के प्याले भी प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत कंघा भी प्राप्त हुआ है, तांबे के बैल भी प्राप्त हुए हैं, कांस्य के दर्पण भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें प्राप्त हुई है इसी से पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता जो है कितनी समृद्ध थी। धीरे धीरे नदियों का पानी सूखने से और मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती जो है वो उजड़ गई और इसका अवसान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आघाटपुर या आहड़, या इसे ताम्रवती नगरी या तांबावती भी कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे ये टीले के रूप में दिखाई देते हैं, और इसका स्थानीय नाम है दोस्तों धूलकोट। ये बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी, और ऐसा क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र था, और ऐसा केंद्र होने के कारण इसे ताम्रवती या तांबावती कहा जाता था। दोस्तों 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा, और यहाँ पर जो विशेषताएं इसकी मिलती है उनमें पहली विशेषता तो यही मिलती है कि यहाँ से जो प्राप्त मकान हैं उन मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी थी। तो पत्थरों से मिट्टी से बनी दीवार और जो छत थी इनकी वो बांस और केलू से बनी होती है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी से जो मिट्टी है वो बांस की पर्दी पर चढ़ा दी जाती है, और उससे छोटे छोटे कमरों का निर्माण यहाँ पर किया गया है जिसे ओपरा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे एक मकान में मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे और सामूहिक भोजन किया करते थे, क्योंकि सामूहिक भोजन के ये साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर एक ही मकान से 4-5 चूल्हे जो है मिले हैं। तो ये सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों यहाँ से उच्च कोटि के चावल का उत्पादन भी
मिला है कि यहाँ पर उच्च कोटि के चावल होते थे। आहड़ में एक भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है और यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था, क्योंकि आहड़वासी जो थे वो बर्तन बनाने की कला के अंदर दक्ष थे, तो वे तांबे को पिघलाकर उसके बर्तन भी यहाँ पर बनाया करते थे। यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड जो हैं वो मिले हैं और उनमें इतनी सुंदर हाथ की सफाई और अलंकरण किया गया है जो कि काफ़ी उत्कृष्ट नज़र आता है। दोस्तों, धूलकोट के 1951-52 के अंदर जो उत्खनन किए गए हैं, उन उत्खनन के अंदर तस्त्रियाँ मिली है, दीपक मिले हैं, धूपदानियाँ मिली है, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 प्रकार की किस्मों के मणि हैं। इसके अलावा 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, ये सब यहाँ से प्राप्त हुई है और इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो है काफ़ी समृद्ध सभ्यता थी। दोस्तों, धीरे धीरे कालांतर में प्राकृतिक प्रकोप से इसका विध्वंस होता गया और इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ते गए और इसी के बाद में गिलुंड और भगवानपुरा जैसे और स्थान जो है आगे बसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बालाथल की। बालाथल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बालाथल भी जो है वो उदयपुर के अंदर ही है। उदयपुर जिले की जो वल्लभनगर तहसील है वहाँ से बालाथल सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और ये जो सभ्यता है ये ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से ही संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं और बालाथल से ही तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण आदि जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इसके साथ साथ कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण भी मिले हैं। दोस्तों, यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो प्रचलन में थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ पर कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों ही जीविका के साधन थे, ऐसे साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर लोहा गलाने की जो भट्टियों के चिन्ह हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं और बुना हुआ वस्त्र दोस्तों बैराट के अतिरिक्त यहाँ पर मिला है, यानी एक तो बैराट के अंदर बुने हुए वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, दूसरे बालाथल के अंदर बुने हुए जो वस्त्र हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर की। गणेश्वर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है कहाँ। तो दोस्तों, ये है सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील के अंदर गणेश्वर जो है सभ्यता विकसित थी और यहाँ पर इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता था और ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पुष्पित पल्लवित हुई थी। दोस्तों, गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत रूप में मिले हैं और इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो खेतड़ी है वो ताम्र भंडार के रूप में जाना जाता है और इससे इसकी निकटता काफ़ी रही है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरण इस कारण से मिले होंगे। ताम्र उपकरणों के अंदर यहाँ पर बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर धोरी पेचदार शरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यहाँ पर मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यहाँ पर जो 2 बर्तन मिले हैं उनमें एक पे हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के ये पतले बर्तन हैं, तो दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले जो मजबूत बर्तन हैं वो भी यहाँ से मिले हैं और इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि कई बर्तन जो है वो मिले हैं। दोस्तों, आहड़ और गणेश्वर जो ये सभ्यताएं हैं ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं थी, लेकिन इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष जो हैं वो भी प्राप्त होते हैं और लोह कालीन अगर हम इतिहास की बात करें तो लोह कालीन इतिहास के लिए बैराट, सांभर, बागोर, रेड ये जो सभ्यता स्थल है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये भी लोह कालीन इतिहास को बताने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
दोस्तों बात करें अगर बैराठ की, तो बैराठ जो है वो जयपुर ज़िले में स्थित है। और जयपुर ज़िले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों इसमें बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, ये पुरातत्व जो स्थल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी दोस्तों इसका उल्लेख है, और महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में किया जाता है। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर, तो विराटनगर के रूप में भी इसका उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ही पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ साथ मौर्य काल के अंदर भी ये एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख मिले हैं, एक तो भाब्रू शिलालेख और दूसरा बैराट शिलालेख। ये दो शिलालेख जो है यहाँ से मिले हैं जो कि अशोक कालीन थे। इसके साथ साथ बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक कमरे में 36 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं जो कि चांदी की हैं। और ये 36 प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें 8 तो पंचमार्क की मुद्राएं हैं और 28 जो मुद्राएं हैं वो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। दोस्तों और इसकी खुदाई जब की गई तो खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। यहाँ से दीपक मिले हैं, नाचता हुआ पक्षी मिला है। इसके अलावा पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की कीलें मिली हैं और हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सभी जो स्थल हैं जिनकी हमने बात की, इतनी विशेषताओं की हमने बात की, दोस्तों ये सभी स्थल जो हैं इनके अतिरिक्त भी राजस्थान में कई स्थल हैं, जैसे कि भीलवाड़ा ज़िले के अंदर बागोर, ओझियाना, जयपुर ज़िले में सांबर जोधपुरा, इसी प्रकार टोंक के अंदर नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पशमता, गिलुंड, ये जो हैं ये भी पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्रलोह काल की जो संस्कृति है उनको प्रकट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा कक्षा 6 हमारा राजस्थान पुस्तक के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ था। तो कई तरह के प्रश्न जो है यहाँ से बनने के पूरे चांसेस है दोस्तों, जैसे कि कालीबंगा कहाँ अवस्थित है, तो हनुमानगढ़ में। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बैराठ से। ऐसे ही सिक्कर जिले में नीम का थाना तहसील में कौन सी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर। इसी तरह से आहड़ बस्ती प्राचीन नाम से किस नाम से जानी जाती थी। तो ऐसे कई प्रश्न हैं दोस्तों जो यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। कुछ विशेषताओं के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको तथ्य जो हैं समझ में आए होंगे, आप उन्हें आसानी से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।